बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कुछ जो रिमेनिंग डेफिनेशन है, कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट हैं अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने लॉन्ग टॉपिक की तरफ जो कि पेपर में आता होता है उसकी तरफ चलेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं आज। इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है फेज लीड एंड फेज लैग। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है, उसके बाद फिर आप लीड और लैग के बारे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि फेज बोलते हैं एंगल को, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसमें करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, किसी सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो वो किसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होते हैं और किसी पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए एंगल वहां पे चेंज हो सकता है और एंगल जब चेंज होगा तो उसको हमने नाम दिया होता है फेज का। अब एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा जो है वो अगर क्या नाम है वेव्स गुजर रही हैं या किसी जगह पर एक से ज्यादा वेव्स गुजर रही हैं तो उसमें कौन सी वेव पहले गुजर रही है, कौन सी वेव बाद में गुजर रही है, कौन सी वेव किस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, कौन सी वेव किस जगह पर मिनिमम वैल्यू दे रही है, इस चीज को चेक करने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है फेज लीड एंड फेज लैग। लीड का मतलब है कि जो वेव आगे होगी और लैग का मतलब है जो वेव पीछे रह जाएगी। अब इसमें कितने एंगल से वो पीछे रहेगी, कितने एंगल से वो आगे जाएगी, इसको हमने चेक करने के लिए हमने एक प्रॉपर इसकी टर्म यूज की है फेज लीड एंड फेज लैग। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही है और हम इसको साथ साथ इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस करते जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल या डेली लाइफ के अंदर ये बात डिस्कस करते हैं उसमें फेज के बारे में कम डिस्कशन की जाती है, लेकिन इसमें जो फेज डिफरेंस है उसके बारे में ये ज्यादा देखा जाता है। हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर फर्स्ट ईयर में ये बात देखी थी वेव्स के बारे में, उसके अंदर भी हमने फेज लीड और फेज लैग के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इन फेज और आउट ऑफ फेज जो है वो वेव्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी कि कौन सी वेव पहले गुजर रही होती है और कौन सी वेव बाद में गुजरती है, कौन सा सिग्नल पहले चला जाता है और कौन सा सिग्नल बाद में होता है। तो उसको चेक करने के लिए हमने जो है वो एक टर्म यूज की है यहाँ पर जिसे हम नाम दिया फेज लीड एंड फेज लैग। तो ये डायग्राम के जरिए से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फेज लीड क्या है जी? फेज लीड ऐसी वेव जो दूसरी वेव को पीछे छोड़ दे या खुद आगे निकल जाए उसे लीड का नाम देते हैं, और जो वेव पीछे रह जाएगी उसको लैग का नाम देंगे। इन प्रैक्टिस अ फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर एब्सोल्यूट फेजेस। असल में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो वेव्स के दरमियान फेज कितना फर्क है, कौन सी वेव आगे जा रही है कितने एंगल से, तो वो चीज हम डेली लाइफ के अंदर कैलकुलेट करते हैं रादर देन उनके एब्सोल्यूट फेज कैसे गुजर रहे हैं। ठीक है जी, ये फिगर के अंदर आपको ये नजर भी आ रहा है कि दो वेव जा रही है, पहली वेव ये है ग्रीन कलर वाली और दूसरी वेव जो है वो रेड कलर वाली आपको नजर आ रही है। कुछ बातें जो है ये आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि जिस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, पीक वैल्यू मिलेगी, उस जगह पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा π/2 होगा। 90 डिग्री पे हमेशा आपको मैक्सिमम या पीक वैल्यू मिलेगी, एक बात ये याद रख लेनी है। दूसरी चीज, अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें उस वक्त जो आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वो होगी 3π/2। ये दो बातें याद रखनी। जब भी वेव आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी उस वक्त आपके पास जो एंगल बनेगा वो हमेशा π/2 होगा। अगर वो पॉजिटिव साइड की तरफ बन रहा है तो वो +π/2 होगा, अगर नेगेटिव साइड पे होगा तो वो -π/2 होगा। और ये अगर नेगेटिव साइकिल के बारे में अगर बात करें तो ये 3π/2 होगा, यानी कि 270 डिग्री। अच्छा, अगर तो वेव यहाँ पे 0 पे स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो x एक्सिस पे उसको हम लाई करेंगे, और अगर वेव ड्रा कर रहे हैं हम y एक्सिस पे तो वो हमेशा y एक्सिस पे आएगी। ठीक है जी। एट पॉइंट बी द फेज ऑफ वेव फॉर्म 1 इज π/2 एंड दैट 2 इज 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो फर्स्ट वेव ये गुजर रही है, सेकंड वेव ये गुजर रही है रेड वाली। अब पॉइंट बी के ऊपर अगर हम बात करें तो पॉइंट बी के ऊपर फर्स्ट वेव की मैक्सिमम वैल्यू है
और पॉइंट बी के ऊपर ही सेकंड वेव की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट को टच कर रही है। जो चीज रेफरेंस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होगी उसका जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अब यहाँ पे देखें, आपको रेड कलर वाली जो वेव है वो जीरो आंसर दे रही है और ग्रीन कलर वाली जो वेव है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। तो इनके दरमियान का जो गैप आ गया, ये देखें, ये इधर तक जाते हुए कितना एंगल कवर करेगी, π/2 का। ये वाली जो है उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही है ग्रीन वाली, और जो रेड वाली है इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगी उसका एंगल हमेशा 90 बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू देगी वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसके दरमियान अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, हायर वैल्यू π/2 है, लोअर वैल्यू 0 है, तो π/2 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/2 का। तो इसके दरमियान का जो गैप है वो कितना हो गया जी, π/2 का। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए आपने देखना है, अगर पॉइंट सी की बात करें हम, पॉइंट सी के ऊपर ग्रीन जो वेव है वो 0 हो गई है और रेड जो वेव है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। अब इसका मतलब है कि रेड वेव का जो फेज है वो π/2 होगा और ग्रीन का जो वेव फेज है वो पाई होगा। तो ग्रेटर वैल्यू पाई है, लोअर वैल्यू π/2 है, तो पाई माइनस π/2 करेंगे तो आंसर फिर π/2 हो जाएगा। यानी कि इनके दरमियान का जो गैप है वो हमेशा π/2 होता रहेगा। आगे आगे जैसे जैसे हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, हमेशा इनके दरमियान गैप π/2 होता रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह सी, और अगर आप बात करें ई की, ये पॉइंट डी बनना था, वैसे डी और ई की बात करें, इनके दरमियान भी यही 3π/2 माइनस पाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/2 का। Similarly, it can be seen that at each point the phase of waveform 2 is less than the phase of waveform 1 by an angle of π/2। तो इन दोनों से इस डायग्राम को देखते हुए हमने कंक्लूजन ड्रा किया है कि जो वेव 1 है, ग्रीन वाली वेव जो है, ये π/2 के एंगल से लीड कर रही है, आगे जा रही है। ठीक है, ये देखें ना, ये पहले शुरू हो गई है इससे और ये बाद में शुरू हुई है। तो इसका रिवर्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि वेव 2 जो है वो π/2 एंगल से लैग कर रही है, पीछे रह रही है। तो यहां से भी हमें ये बात क्लियर नजर आ गई है। हेंस वी कैन से दैट, तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन ड्रा किया है, AC2 यानी कि सेकंड वेव जो है लैगिंग बिहाइंड AC1, तो AC1 से ये क्या कर रही है, पीछे रह रही है बाय एन एंगल ऑफ π/2। कितना एंगल था इनके दरमियान, π/2 का। जितना गैप होगा वो हम इसको एंगल का नाम दे देंगे, फेज का नाम देंगे, क्योंकि हमने फेज क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह AC1 इज लीडिंग अहेड ऑफ AC2 बाय एन एंगल ऑफ π/2। ये दोनों बातें सेम स्टेटमेंट में आपने लिखनी है, यानी कि ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, दोनों को सेम टाइम पे लिख देंगे तब भी ठीक है। AC2 लैग कर रही है और AC1 जो है वो लीड कर रही है। AC2 जो है वो लीड करेगी π/2 के एंगल से और AC1 जो है वो लीड करेगी π/2 के एंगल से, और AC1 जो होगा वो लैग करेगी π/2 के एंगल से। नेक्स्ट में इसको जरा वाज़ह करके मैंने दिखाया गया है, ये देखें, ये पहली एक वेव गुजर रही है, ये ब्राउन वाली, और दूसरी है ब्लू वाली। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, ये ओरिजिन है इसका, इस पॉइंट पे ब्लू वाली अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर ये जो ब्राउन वाली वेव है ये मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर रही है। मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगी उसका एंगल हमेशा 90 होगा, और जो मिनिमम वैल्यू स्टार्ट लेगी वो उसका एंगल 0 होगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ब्राउन वाली जो वेव है, जिसको हम 1 का नाम दे सकते हैं, ब्राउन वाली जो वेव है वो क्या नाम है, मैक्सिमम वैल्यू पे दे रही है, और ब्लू वाली जो है वो 0 पे है। तो ये वेव जो है वो लीड करेगी। अगर तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगी, और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। वो अभी हमें उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रा करना है, यानी कि एक डायग्राम की शक्ल में कैसे इसको ड्रा करेंगे। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो वेव 0 से स्टार्ट होगी, जो वेव ओरिजिन से स्टार्ट होगी उसका एंगल 0 होगा, और जो वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे स्टार्ट होगी वो हमेशा एंगल 90 देगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर ये एंगल कितना बन रहा था जी, ये मैक्सिमम है, तो ये एंगल कितना बना, π/2। तो मैक्सिमम के लिए, इसके लिए देखें तो एंगल फिर π/2 बन रहा है। तो 0 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर
ब्लू वाली वेव 0 एंगल दे रही है और ब्राउन वाली वेव है उसका एंगल 90 बन रहा है। तो इनके दरमियान का जो गैप आ गया, ये देखें, ये गैप जो आ गया इसको हमने 90 डिग्री का नाम दिया, ये इसका फेज है। तो ये जो वेव है ये 90 के एंगल से इसको लीड करेगी और ब्लू वाली जो वेव है 90 के एंगल से लैग करेगी। ये इसके दरमियान आप डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये पाई माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो फिर आंसर वही आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 करेंगे, आंसर फिर आपका पाई बाय 2 आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें वो हमेशा पाई बाय 2 आएगा। अगर तो इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस ना हो, यानी कि मूव करे तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस आएगा वो 0 आ जाएगा। और अगर फेज डिफरेंस 0 आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इन फेज वेव्स हैं। ठीक है जी। तो अगर इनके दरमियान एंगल 90 है तो हम कहेंगे ये पाई बाय 2 के एंगल से एक दूसरे को डिफर कर रही हैं। नेक्स्ट है जी 3 वेव्स हैं इसके अंदर आपको दिखाई गई हैं। पहली है जी ये वाली वेव, ठीक है। अब ये वेव इससे पहले इस जगह पर पहुंच गई है इन दोनों से और आगे भी फर्दर मूव करेगी। ठीक है जी। तो ये सी पॉइंट, सी वेव को नाम दिया हुआ, ग्रीन वाली को हमने डी का नाम दिया हुआ है और ये जो रेड वाली है इसको हमने ई का नाम दिया हुआ है। तो ये यहां से भी आपको ये बात क्लियर नजर आ रही है कि सी इज लीडिंग डी एंड ई। सी जो है वो डी से और ई से लीड कर रही है एंड डी इज लीडिंग ई। अब डी जो है वो इससे पहले आ गई ई से, तो इसका मतलब है डी और ई जो है वो एक दूसरे को, डी जो है वो ई से लीड करेगी। इसी तरह अगर हम लैग की बात करें, लीडिंग के अंदर जो वेव पहले 0 पे आएगी उसको देखेंगे, लैगिंग के अंदर जो वेव 0 के दूर जाएगी पहले उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपको मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट कि जो वेव पहले इस पॉइंट को आगे टच कर जाए तो वो लीड कर रही है। ठीक है जी। और जो वेव इस पॉइंट से पहले रुक जाए वो लैग करेगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो पर्पल वाली वेव है ये इन दोनों से पहले आ गई है तो इसका मतलब है कि ये लीड करेगी। और ग्रीन वाली वेव रेड से पहले आ गई तो ये इसको भी लीड करेगी। और रेड वाली जो वेव है ये इन दोनों से पीछे है तो इसका मतलब है कि ये लैग करेगी। इधर हम लिख सकते हैं डी इज लैगिंग सी। डी जो है वो सी से लैग करी, डी जो है वो सी से पीछे है। इसी तरह ई जो है, ई इज लैगिंग बोथ एंड सी एंड डी। तो ई जो वेव है वो डी से भी पीछे आ गई और सी से भी पीछे आ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ई इज लैगिंग बोथ सी एंड डी। तो ये 3 वेव जो है वो आगे जाके हमने पढ़नी भी है 3 फेज एसी सप्लाई के अंदर, तो उसके अंदर भी ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। ठीक है कि बात, हमने ये रेफरेंस पॉइंट को चेक करना है। रेफरेंस पॉइंट आपका मेन चीज होनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट भी इसको दिखाया गया है। अब देखिए यहां पर भी आपको ये बात क्लियर नजर आ रही है कि ये वेव जो है अगर हम यहां पे ओरिजिन ड्रा करें, यहां पर अगर ओरिजिन ड्रा करें तो ये वेव इधर को और ये वेव ये इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। और अगर यहां पे देखें तो बी पॉइंट यहां पे आपको 0 वैल्यू दे रहा है और ए पॉइंट जो है वो आपको 90 डिग्री दे रहा है, 90, यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 का। सेम इसी तरीके से आगे जब मूव करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखें ये बी वाली जो वेव है ये 90 डिग्री रहेगी और ए वाली वेव फिर 0 हो गई है। ठीक है। फिर आगे मूव करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखें, अब ये जो ए वाली वेव है ये 90 पे आ गई, मैक्सिमम वैल्यू देगी, और बी वाली जो वेव है ये फिर 0 लाइन को टच करेगी तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज अहेड ऑफ बी। तो ए जो है वो बी से आगे मूव करेगी तो हम कह सकते हैं ए लीड्स बी। तो ए वाली वेव जो है वो बी को लीड करेगी, ए आगे जा रही होगी और बी पीछे आ रही होगी, ए लीड करेगी और बी लैग करेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं बी लैग्स ए। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से सेकंड डायग्राम के अंदर अब हमने क्या किया, बी वाली को आगे रख दिया और ए वाली को पीछे रख दिया, तो अब ये सिनेरियो चेंज हो गया, ये ए अब इधर आ गया और बी इधर आ गया। सेम वही तरीकाकार। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रा करें, ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यू 90 बन रही है, 90 के ऊपर कौन सी वेव आ रही है? बी वाली, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ए 0 दे रहा है उस पॉइंट पे, तो ए जो है वो
0 डिग्री पे होगा, तो इनके दरमियान फिर एंगल जो होगा वो 90 का होगा। तो अब यहाँ पे भी आपको नजर आएगा फेज शिफ्ट कितना है 90 का, बी इज अहेड ऑफ, क्योंकि बी आपको इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम, जो वेव आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी पहले वो लीड करेगी और जो बाद में देगी वो लैग करेगी। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से अब इसका सिनेरियो चेंज हो गया है कि अगर तो ये वेव इस तरह मूव करे कि जिस पॉइंट पे ए वाली वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो, उसी पॉइंट पे बी वाली वेव नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और इसका नेगेटिव साइकिल आ रहा हो। तो आप यहां पे देखें इस जगह पर, इस जगह पर अगर हम ड्रा करें तो ये और ये, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया जी 180 का। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था कि फेज शिफ्ट कितना होगा 180 का। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितना एंगल आता है पाई आता होता है। ठीक है, तो पाई और इसकी वैल्यू भी पाई पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। ए एंड बी वेव फॉर्म आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जिस तरह काम करेगी ए वाली वेव उसी तरह काम करेगी बी वाली वेव, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। अगर ये पॉजिटिव साइकिल दे रहा है तो ये आपको क्या करेगा नेगेटिव साइकिल दे देगा, और अगर ये पॉजिटिव साइकिल जनरेट करेगा तो ए वाली वेव उस टाइम पे आपको नेगेटिव साइकिल दे। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि क्योंकि जब हमने नेक्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़नी तो उसके अंदर ये बात आपको क्लियर पहले हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर दोनों वेव एक ही पैटर्न के ऊपर मूव करें, जैसा कि उसने कहा ए और बी दोनों बराबर हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि फेज शिफ्ट जो है वो कितना है 0 डिग्री है, दोनों एक ही पैटर्न पे मूव कर रहे हैं। सो ए एंड बी वेव फॉर्म आर इन परफेक्ट स्टेप विद ईच अदर। ठीक होगी बात। अगर तो दोनों एक स्टेप पे मूव करेंगे तो हम कहेंगे फेज शिफ्ट 0 है, अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे तो हम कहेंगे फेज शिफ्ट 180 है, और अगर इन दोनों में किसी एक पैटर्न पे वो मूव करेंगे तो हम कहेंगे फेज शिफ्ट जो है वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को वेक्टर की फॉर्म में कैसे ड्रा किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आपको नजर आ रही है और इसको हम समझेंगे भी इस पॉइंट के जरिए से। तो जरा मैं इधर से एक मरतबा आपको रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम ये डायग्राम के अंदर आपने पहले 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले जब आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में इसको रिप्रेजेंट करवाना है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, तो सबसे पहले आपने उसका स्केल चूज करना है। स्केल का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू कितनी है, जिसको हमने आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो वैल्यू 0 शो करेगी या जो वैल्यू आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, उसको हमेशा आपने एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। ये बात आपने रटा लगा लेनी है बेशक, कि जो वैल्यू 0 पे होगी या पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करेगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी, और बाकी जो दूसरी वेव होगी वो हमेशा वाई एक्सिस, और जो मैक्सिमम वैल्यू देगी उसको हमने वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। नंबर 3 पे इन वेक्टर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे हम इसको रोटेट करवाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करेंगे वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी। फेज लीड एंड फेज लैग बिटवीन 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कन्वेंशनली शोन बाय द रिप्रेजेंटिंग 2 AC क्वांटिटी आर वेक्टर्स। अब ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, इसके अंदर आप वेव 1 या वेव 2 भी रख सकते हैं या इसको करंट या आई का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं। तो हमने एक वैल्यू को करंट रख लिया, दूसरी वैल्यू को एक वैल्यू को वोल्टेज, दूसरी को करंट रख लिया। अब यहां से आपको एक ग्रीन वाली वेव भी नजर आ रही है और रेड वाली वेव भी नजर आ रही है। ठीक है जी। अब आप यहां पे देखें कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रीन वाली वेव है वो स्टार्ट हो रही है, और जो करंट वाली वेव है यानी कि रेड वाली वेव है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, वो भी पीछे है बहुत। ठीक है, तो अब यहां पे देखें ये वाली वेव जो है ग्रीन वाली मूव करती 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 मैक्सिमम पे जब जाएगी इस जगह पर, उस वक्त ये करंट वाली वेव जो है वो स्टार्ट होगी, यानी कि सेकंड वेव जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो वेव आपको 0 शो करवाएगी
इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ड्रा करें तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रीन वाली वेव 0 पे है और जो आपके पास करंट वाली वेव है वो नेगेटिव साइकिल की तरफ है। तो मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंटर क्लॉक रोटेटिंग वेक्टर। तो वेक्टर को जब हमने रोटेट करवाना है मजीद आगे करने के लिए तो इस तरह रोटेट करवाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो भी अगर मैं इधर बनाऊंगा तो आपको नजर आ जाएगा सारी चीज। फॉलो द कंडीशन, इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द, पहला पॉइंट है जी, इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। नंबर 1 है जी कि जितनी इसकी पीक वैल्यू होगी उतनी आपने यहाँ पे वेक्टर को ड्रा करना, यानी कि सपोज इधर से लेकर इधर तक जो वैल्यू है, ये जो लाइन है इसकी वैल्यू है 10, ठीक है जी। तो इस वेक्टर की लंबाई भी 10 होनी चाहिए, या इस वेक्टर की लंबाई भी 10 होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पहले आपने V0 की वैल्यू या फिर आपने VRMS की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना अगर आप करंट को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। नंबर 2 पे, इट इज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द पॉइंट व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0 एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी 0 पे आ जाए या 0 पे आने के बाद वो इंक्रीज करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको हमेशा आपने कहां पे रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। The angular frequency of rotating vector is same as the angular frequency omega of alternating। जिस तरह ये वेक्टर रोटेट करेंगे उसी तरह उनकी क्वांटिटीज भी रोटेट करना शुरू हो जाएंगी। फिगर शो a sinusoidal voltage waveform leading an alternating current waveform by the same fact has been shown by the vertically in figure B। अब आपको फिगर बी के अंदर भी है, अब इसको ए और बी को जरा हम समझ लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो जाए। नंबर 1, अगर हम पॉइंट ये वाला पॉइंट चूज कर लें, इस पॉइंट के ऊपर कौन सी वेव 0 दे रही है आपको, इस पॉइंट के ऊपर आपको वेव जो है वो जनरेट कर रही है आई वाली वेव, यानी कि करंट जो है वो 0 है और वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम है। जो वेव आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करेगी, सिंपल अगर मैं इधर ड्रा करूं तो ये देखिए, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज आपके पास है जी 0 के ऊपर, और आपने इसको इस तरह ड्रा कर लेना है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो करंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ये 4 बातें आपने याद करनी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे इधर। नंबर 1 कि अगर कोई भी वेव या कोई भी सिग्नल 0 पे हो तो आपने उसको एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है। अगर वो इंक्रीज करे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। अगर वो इंक्रीज करे नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि जैसे ये पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रही है तो आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रा करेंगे। ये इंक्रीज कर रही है नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो आपने इसको ड्रा करना है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ, इधर की तरफ। इसी तरीके से अगर एक वेव अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक्स वाई की तरफ, इधर इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल प्लेन के ऊपर, तो आप उसे ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे वाई की तरफ। और अगर कोई भी वेव ड्रा होगी ऑपोजिट साइड पे यानी कि नेगेटिव वाई की तरफ, तो आप उसे नेगेटिव वाई की तरफ ड्रा करेंगे। सिंपल सी आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जो V है वो 0 पे है और V 0 से पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको हम x की तरफ बनाएंगे, ये आपके पास V आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम करंट को देखें तो करंट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अब ये पीक वैल्यू तो दे रहा है, किस तरफ को दे रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में बताने के लिए फिर हमने ये लाइन ड्रा कर दी, ये करंट के लिए आ गई, ठीक है जी, ये करंट के लिए आ गई। अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये V वाली लाइन इधर रहेगी, V वाली लाइन इधर आ जाएगी। इधर अगर मैं ड्रा करूं तो V वाली लाइन इधर आ गई, ठीक है जी। और ये करंट जो है मूव करके इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने कैसे मूव करवाना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे उसने कहा है कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है।
तो एंटी क्लॉक इस तरह मूव करवाएंगे तो ये V ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ को, ठीक है, तो ये ऊपर को चला जाएगा और करंट इसकी डायरेक्शन में यहां पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जब इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के ऊपर अब देखें करंट जो है वो जीरो है, करंट क्या है, जीरो, जो जीरो होगा उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है, और उस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम शो करेगा उसको इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, जो कि ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है। ये देखें करंट इस तरफ को आ गया और V इस तरफ को आ गया, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। अब इनके दरमियान कितना गैप था, 90 का, यहां से भी आपको नजर आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि V जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है और करंट जो है वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है। जो वैल्यू इस जगह पर आएगी वो लीड करेगी और जो वैल्यू इस जगह पर आएगी वो लैग करेगी। बात समझ आ गई है? सेम इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे देखें जो वोल्टेज है वो जीरो हो गए। जो जीरो होता है उसको किस तरह ड्रा करते होते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस तरफ को ड्रा की जाती है, वो वाई की तरफ। ठीक है जी। अब ये मैक्सिमम क्या चीज है, करंट है, तो इधर क्या आ जाएगा, करंट, और मिनिमम किस चीज की वैल्यू थी, वोल्टेज की, तो इधर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। ठीक होगी बात? इसको क्योंकि हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। अब सेम इसी तरीके से इस पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट बन रहा है आपका, तो इस पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज जीरो पे लाइन को टच कर रही है, ये देखें आप, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है वो जीरो है, यानी कि जैसे यहां पर देखा था हमने वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम थी और यहां पे क्या है, वोल्टेज की वैल्यू जीरो आ गई। तो जो जीरो होती है उसको हमने, ये देखें अब ये जीरो है लेकिन इंक्रीज किस तरफ को कर रही है, नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करने का मतलब है कि ये इस तरफ को ड्रा की जाएगी वोल्टेज की वैल्यू। और इसी पॉइंट के ऊपर ये सॉरी ये आपके पास करंट था, ये आपके पास क्या आ गया जी, करंट आ गया। इस पॉइंट के ऊपर करंट लीड कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर करंट जो है वो नेगेटिव साइकिल की तरफ आ रहा है, तो हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे, ये करंट आ गया आपका, और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास आ गया वोल्टेज। तो इस पॉइंट के ऊपर फिर हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो लीड करेगा बाय द फेज ऑफ 90 वोल्टेज को, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके कुछ पॉइंट जो है वो हमने ड्रा किए हैं यहाँ पर। ये 3 पॉइंट आपने याद करने हैं, ये इसका रिजल्ट है या यूं समझ लो कि इसका कंक्लूजन है। नंबर 1, OI represent the peak or RMS value of current which is taken as a reference quantity। OI क्या चीज है देख लेते हैं इधर, OI, O से I की तरफ, इधर से भी हम देखते हैं O से I की तरफ, ठीक है। OI जो है वो क्या कर रहा है, ये करंट को ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आ गया। नंबर 2 पे ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा किसकी, करंट की पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जितनी इसकी लंबाई होगी, यानी कि इधर से लेकर इधर जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। O भी रिप्रेजेंट द आरएमएस और पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग व्हिच इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2। इधर देखिए, तो O भी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज को, जो के करंट को लीड कर रही है किस एंगल से, 90 के एंगल से। यहां पे करंट लैग कर रहा था और यहां पे जो है वो वोल्टेज लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, OV रिप्रेजेंट, ये तो हो गया, OV रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने सिर्फ ये पॉइंट याद करना है, OI जो है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को, क्योंकि यहां पे I आ गया, OV रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी उसकी पीक वैल्यू होगी, और ये जो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस की तरफ आएगी या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आएगी वो रेफरेंस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक होगी बात? उसके पॉइंट नंबर 3 है, बोथ वेक्टर आर सपोज्ड टू बी रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अब ये देखें, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, पहले हमने ये डायग्राम बनाई,
फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाई, फिर ये डायग्राम बनाई, फिर ये डायग्राम। तो जब ये रोटेट कर रहे हैं, यानी कि अगर इसको हम रोटेट करवाएं तो करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और V इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर रोटेट करवाएंगे तो इस तरह काउंटर क्लॉक के डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाएंगे। तो सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, जो कि मैं आपको अभी इधर खुलासा बयान कर देता हूँ समझने के लिए, कि अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी आपके पास सिग्नल या कोई भी वेव जीरो पे हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज करे, तो आपने हमेशा उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। अगर वो पॉजिटिव पी की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एक्स की तरफ, और अगर नेगेटिव पी की तरफ जाएगा तो नेगेटिव एक्स की तरफ। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर कोई भी वेव इस पॉइंट के ऊपर आके मैक्सिमम वैल्यू शो कर देती है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, यानी कि 90 डिग्री बनाएगी। और जो वैल्यू जीरो इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगी वो लीड करेगी, और जो जीरो वैल्यू देगी वो लैग करेगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से लैग और लीड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसी सर्किट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और एसी सर्किट के अंदर पहला पॉइंट जो हमारा है एसी थ्रू अ रजिस्टर, कि रजिस्टर के अंदर कैसे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, उसकी इक्वेशन, उसकी वेव फॉर्म, उसके सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम उसके ड्रा करेंगे। और आपने इसमें जो मैंने ये 2-3 बातें आपको बताई हैं, ये आपने वीडियो को पॉज करके ये आपने अलग से नोट कर लेनी है। ख़ास तौर पर ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको रोटेट करने वाला पॉइंट कैसे समझ आएगा, ये आपने अलग से डायग्राम को बना लेना है साइड पे, जब लेक्चर आपने अटेंड करना है। ठीक है जी, उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा और बुक पढ़ते रहिएगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो वह आपने फिर मुझसे पूछते रहना है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 5 के अंदर।